हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोज चैनल एंड आज हम शुरू करेंगे विद द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी दैट इज एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत ही स्वीट सा छोटा सा चैप्टर है, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें मेजर चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो है थोड़ी थ्योरीज जो एटीट्यूड फॉर्मेशन एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही क्लियर कट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है बिकॉज इसका वेटेज भी बहुत कम है। तो हम शुरू करते हैं विद व्हाट एटीट्यूड मीन्स। अगर हम एटीट्यूड वर्ड सुनते हैं ना तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्नोटेशन है बिकॉज हमें लगता है कि अच्छा एटीट्यूड गलत शब्द है बिकॉज हमें ये मतलब हम इसको ऐसे डेली यूज करते हैं कि वो इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, बट नहीं, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर हम साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, an attitude is a state of mind, a set of views or thoughts regarding a specific object, that is the attitude object। तो एटीट्यूड क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमें फील हो रहा है, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे व्यूज क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो टॉपिक क्या है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट होएगा। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसको लेके आपका जो पर्सपेक्टिव है, उसको लेके जो आपका व्यू पॉइंट है, वो उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। अब एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स है, एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एबीसी कंपोनेंट्स उनको बोलते हैं। फर्स्ट इज अफेक्टिव, सेकंड इज बिहेवियरल एंड थर्ड इज कॉग्निटिव। नाम से ही समझ आ रहा है। अफेक्टिव का क्या मतलब होता है? समथिंग रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, कि क्या हमें उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को देख के खुशी होती है, क्या हमें उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को देख के दुखी होता है, या फिर हम गुस्से में आ जाते हैं। सो दैट इज इमोशनल या फिर अफेक्टिव कंपोनेंट। बिहेवियरल यही हो गया कैसे हम एक्ट करते हो उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के तरफ। देन कॉग्निटिव इज आर थिंकिंग और आर थॉट्स, कि उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके हमारे थॉट्स, हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे व्यू पॉइंट्स क्या है। ये तीनों चीजें मिला के हमारा एटीट्यूड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि हमें यूजुअली दिखेगा कि इन तीनों एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लेट्स से यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके, तो मे बी आप कॉग्निटिवली मतलब आपका थॉट प्रोसेस होए कि अच्छा यार सब कुछ ग्रीन होना चाहिए, सब कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, बट आप इन रियलिटी कोई जाके प्लांट नहीं कर रहे हो, आप कोई ट्री प्लांट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। तो यूजुअली कंसिस्टेंसी होती है एबीसी कंपोनेंट में, बट कभी कभार ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि जिसमें आप सोच कुछ रहे हो बट उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हो, उस पर बिहेवियर एग्जिबिट नहीं कर पा रहे, या फिर जो आप बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हो वो आपकी सोच से, आपके इमोशन से बिल्कुल अगेंस्ट है। तो कभी कभार इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड वर्सेस सम थिंग्स लाइक सम कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही उससे क्लोजली रिलेटेड है। पहला आ जाता है बिलीव्स। बिलीव्स क्या होता है? बिलीव्स आर प्योरली कॉग्निटिव ग्राउंड्स फॉर एटीट्यूड्स। तो बिलीव्स तो होते हैं, ये हमारा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है ना, वो एक हिसाब से आप मान लो बिलीव्स है। बिलीव्स हमारा थॉट प्रोसेसेस, हमारा व्यू पॉइंट्स, ही सारा कुछ है। तो बिलीव इन गॉड, वो आपका गॉड के प्रति एक एटीट्यूड है कि ठीक है, आई बिलीव इन गॉड, मेरे लिए गॉड एग्जिस्ट करते हैं एंड आई फील कि वो ही गाइडिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड ये सारी चीजें, वो बिलीफ होता है। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ बिलीव्स कंटेनिंग शुड और ऑट एस्पेक्ट्स एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। तो एक हिसाब से समझ लो बिलीफ ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एंड वैल्यूज इसके अंदर है। वैल्यूज क्या होते हैं? बिलीव्स जो शुड एंड ऑट स्टेटमेंट्स, थ्री स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती है उनके अंदर। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो यू शुड कवर योर हेड वंस यू आर इनसाइड अ टेम्पल। तो ये शुड या ऑट स्टेटमेंट की जो चीजें हमें करनी चाहिए अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं। तो बिलीव एक ब्रॉडर चीज है कि मेरा बिलीव इन गॉड है, बट उसको लेके हमारी कुछ वैल्यूज होगी कि ठीक है, आई शुड बी रिस्पेक्टफुल, आई शुड कवर माई हेड वेन एवर आई एम गोइंग टू अ टेम्पल। तो ये सारे हमारे बिलीव्स हो जाते हैं एंड दे आर वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी एंड इसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बिलीव्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है। वैल्यूज आर एंड्योरिंग बिलीव्स, तो लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स जो होते हैं उसको हम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, अब कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज है हमारे पास एटीट्यूड की। पहली प्रॉपर्टी इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है कि जो हमारा एटीट्यूड है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या फिर वो न्यूट्रल है, कि कोई उससे इमोशंस हम या फिर कोई उसकी वैल्यूएशन है ही नहीं। पॉजिटिव यही हो गया
कि मेरा एक इंसान को लेके मुझे लगता है कि एक इंसान जो है वो अच्छा इंसान है तो पॉजिटिव, मुझे लगता है कि इंसान बुरा इंसान है नेगेटिव, पर मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इंसान एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता, सो दैट इज न्यूट्रल। देन वी हैव एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस का क्या मतलब होता है, कितना पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो कितना ज्यादा पॉजिटिव है, एंड अगर नेगेटिव है तो कितना ज्यादा नेगेटिव है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपको अपनी क्लास टीचर कैसी लगती है एंड आपको मैं 1 to 5 की रेटिंग दे दूं, 1 बीइंग लाइक वेरी नेगेटिव एंड 5 बीइंग वेरी पॉजिटिव, तो इसमें अगर कोई 5 को सिलेक्ट करेगा तो उसका एक्सट्रीमनेस क्या हो जाएगी कि वेरी पॉजिटिव, और अगर कोई 1 को सिलेक्ट करेगा तो उसकी एक्सट्रीमनेस क्या हो जाएगी, वेरी नेगेटिव। तो ऐसे हम ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन हमारे पास है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी को रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक ब्रॉडर टर्म में डाल देते हैं, दैट इज मल्टीप्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होगा, कुछ मतलब जब बहुत सारी चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एटीट्यूड साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। सिंप्लिसिटी क्या होगा कि सिर्फ एक या फिर थोड़े से एटीट्यूड साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी इंसान को लेके कहे ना कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा, दैट वुड बी वेरी सिंपल, आइदर यू लाइक दैट पर्सन और यू डू नॉट लाइक दैट पर्सन, सो दैट इज अ सिंपल एटीट्यूड, वो सिंपल एटीट्यूड ये वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बट अगर हम आपसे पूछे कि आपको वेलबींग को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, तो वेलबींग में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी ना, फिजिकल वेलबींग आ गई, साइकोलॉजिकल वेलबींग आ गई, सोशल वेलबींग आ गई, स्पिरिचुअल वेलबींग आ गई, तो ये सारी चीजें आ जाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे एटीट्यूड्स होंगे एंड सिंपल में कुछ ही एटीट्यूड होंगे, लाइक वन और फ्यू। देन वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज बैलेंस, सॉरी सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कोर एटीट्यूड हैज ऑन अदर एटीट्यूड्स इन द सिस्टम, कि आपने रिलेट कर सकते हो कार्डिनल ट्रेट्स जो हमने पढ़े थे चैप्टर 2 में। तो जैसे कार्डिनल क्या था, उसका मतलब ये था कि जो भी कार्डिनल ट्रेट्स होगी उसके अराउंड ही आपकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करेगी। सिमिलरली जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं ना, जो बहुत ही कोर ट्रेट्स, बहुत ही कोर एटीट्यूड्स होते हैं हमारे, वो बाकी सारे एटीट्यूड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एटीट्यूड इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप अपने आप को एक एनवायरमेंटलिस्ट मानते हो, तो इस एटीट्यूड का बाकी सारी चीजों पे भी तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आप करोगे, आप अपना एयर कंडीशनिंग कम यूज करोगे, एयर कंडीशन को लेके आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड होएगा जस्ट बिकॉज यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, आप पानी बचाने की कोशिश करोगे। तो ये सारी चीजें किससे इम्पैक्ट हो रही है, आपकी एक सेंट्रल एटीट्यूड जो है इन्वायरमेंटल बिहेवियर, कि मुझे प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर ही करना है। तो सेंट्रलिटी का मतलब होता है ये। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग टू एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि एटीट्यूड बनते कैसे हैं। एटीट्यूड आर प्राइमरली लर्नड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरैक्शंस। तो प्राइमरली वो कैसे सीखे जाते हैं, एक्सपीरियंसेस से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से एंड सोशल इंटरैक्शंस, बातचीत से। बट हमारे पास मोटा मोटा अगर हम देखें तो 5 वेज है जिससे हम एटीट्यूड सीख सकते हैं। फर्स्ट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये होता है लिंकिंग, कनेक्शन बनाना। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आपको साइकोलॉजी की टीचर बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी पसंद आने लग जाएगा, बिकॉज आपको उसके जो पॉजिटिव ट्रेट्स है वो उनके साथ एसोसिएट करने लग जाते हो। ये नेगेटिवली भी हो सकता है। बहुत बारी क्या होता है, मैथ्स की टीचर्स ना बहुत खड़ूस होती है, तो उनको उनके खड़ूस होने से या उनके स्ट्रिक्ट होने से हमें मैथ्स भी पसंद नहीं आने लगता एज अ सब्जेक्ट, सो दैट इज एसोसिएशन। देन वी हैव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट क्या है कि अगर आपका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और अगर कोई गलत एटीट्यूड है उसके लिए आपको पनिश करा जा रहा है तो वो एटीट्यूड कम होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रिंक करते हो, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको पनिश कर दिया तो वो एटीट्यूड कम हो जाएगा मे बी। पर अगर एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो, आप बहुत ज्यादा योगा करते हो, रन पे जाते हैं ऑल दैट स्टफ, एंड उसके चक्कर में आपके स्कूल वालों ने आपको एक स्पेशल अवार्ड दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपका वो जो योगा करने का, फिजिकली एक्टिव होने का बिहेवियर है वो और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाएगा और बारी बारी होता रहेगा। देन वी हैव मॉडलिंग, कि हम ऑब्जर्वेशन,
दूसरों को ऑब्जर्व करके भी एटीट्यूड्स फॉर्म कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को, हमारे रोल मॉडल्स को, इनके साथ। देन वी हैव कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स क्या होता है कि कुछ नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में एग्जिस्ट करते हैं एंड उसको देख के हम भी सीख जाते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग। जैसे हम मंदिर की बात कर रहे थे या फिर हम गुरुद्वारे की बात करते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, तो हर किसी का, हर रिलीजन का अलग अलग मतलब नॉर्म्स होते हैं कि कैसे हमें उस प्लेस को एंटर करना पड़ता है। तो अगर आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आपने देखा होगा एक बांध के यहाँ पे जाते हैं, मंदिर में जाते हो तो वो भी सर ढक के जाते हैं। तो ये अनसेड रूल्स है जो हम सीख जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन वी हैव इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। अब इतना ज्यादा सोशल मीडिया आ गया, बुक्स आ गई, ये सारी चीजें हैं, तो हम ये सारी चीजों को, इस इन सारी चीजों से भी एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टाग्राम हैंडल उठा के देख लो, यू विल फाइंड मीम्स, यू विल फाइंड देम ट्रोलिंग द अदर पार्टी। तो अगर कोई सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पार्टी को फॉलो करता होगा ना, तो उसका एटीट्यूड अगेंस्ट दी ऑपोजिट पार्टी उसी बेसिस पे बन जाएगा, जो वो रील्स पे देख रहे हैं या फिर वो जो मीम्स देख रहे हैं जो उनकी पार्टी, उनकी फेवर्ड पार्टी शेयर कर रही है। सो दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। Then we have some factors that influence attitude formation. First is family and school. तो फैमिली एंड स्कूल का क्या फोकस है कि अगर हम अर्ली एजेस की बात करते हैं, जब बच्चा नर्सरी क्लासेस में जाने नहीं लगता, तो उसका मेन सोशल इंटरेक्शन उनके पेरेंट्स और फैमिलीज तक लिमिटेड होता है। तो उनके जो एटीट्यूड्स है वो हम सीख जाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट। बट उसके बाद अगर हम बात करें, जब हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाने लग जाते हैं, तो हमारा सोशल सर्कल एक्सपैंड हो जाता है। हमारे टीचर्स, हमारे पीयर्स, हमारे फ्रेंड्स, इनके भी जो एटीट्यूड होते हैं वो भी हम सीखने लग जाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन अगेन। या फिर अगर किसी एटीट्यूड को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, किसी एटीट्यूड के चक्कर में एक इंसान को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है या अप्रिसिएशन मिल रही है, तो वो एटीट्यूड और रीइंफोर्स हो जाएगा और हम भी वो एटीट्यूड करने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव रेफरेंस ग्रुप। अडोलेसेंस वाली एज में आके हमें एक चीज लगती है कि अरे यार, मुझे भी किसी ग्रुप में बिलोंग करना है, मुझे भी किसी ग्रुप का पार्ट बनना है, तो वो रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं एंड उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं वो भी हम सीखने लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो उनके नॉर्म्स होते हैं, जो उनकी सारी चीजें होती है, वो इम्पैक्ट करती है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को। देन वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस है, जो हमारी लाइफ में चीजें होती है, वो भी आगे जाके मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे एटीट्यूड फॉर्म करने में उसका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। देन लास्टली मीडिया, सेम पॉइंट्स ही है, ये रिपीट जो हो रहा है। मीडिया में यही है जो आप इंटरनेट पे देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, बुक्स में देखते हो, न्यूज़पेपर्स में देखते हो, वो भी आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है। नाउ मूविंग टू एटीट्यूड चेंज, कि अगर आपका एक एटीट्यूड है और उसको हमें दूसरे एटीट्यूड में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी हमें थ्योरीज दिख जाएगी। पहली थ्योरी जो है वो फ्रिट्ज हाइडर ने दी थी, दैट इज नोन एज द बैलेंस थ्योरी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। यहाँ पे वो बात करते हैं POX ट्रायंगल की। अब इसमें P कौन है? वो इंसान जिसका हमें एटीट्यूड समझना है या पढ़ना है। O कौन है? अदर पर्सन जिसका P के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। एंड X इज एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या कहते हैं कि P और O के बीच में कोई रिलेशन है, P एंड X के बीच में कोई रिलेशन है एंड O एंड X के बीच में कोई रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसा होएगा वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो स्टेट ऑफ बैलेंस है वो अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा। स्टेट ऑफ बैलेंस क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस वही चीज होती है कि क्या हमें, मतलब हमारे आसपास जो चीजें हमें मेंटली कंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं हो रहा। हमें क्या लग रहा है कि अच्छा यार, जो भी चीजें मेरी लाइफ में है वो सॉर्टेड है। अगर हमें इस सॉर्टेड वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो हम एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस में है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बैलेंस इम्बैलेंस कैसे अटेन होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले POX, P इज पलक, O इज मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड एंड X इज अल्कोहल। अगर मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड का तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप अच्छा है, पर मुझे अल्कोहल नहीं पसंद, मैं अल्कोहल नहीं पीती, तो मेरा और अल्कोहल का रिलेशन, जो हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, वो नेगेटिव हो जाएगा। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत अल्कोहल पीती है और उसका अल्कोहल पसंद है, तो उसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? अल्कोहल के साथ प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस हो गई है, क्योंकि मुझे अल्कोहल पसंद नहीं, मेरी दोस्त को अल्कोहल पसंद है, पर मुझे मेरी दोस्त पसंद है। तो यहाँ पे क्या होगा? लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। मैं अपनी दोस्त को बोलूंगी नहीं यार, तुझे नहीं पीनी चाहिए अल्कोहल, इट इज बैड फॉर योर हेल्थ, बट वो बात नहीं मानेगी, वो फिर भी अल्कोहल पीती रहेगी, जिसके चक्कर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस में हम आ गए हैं। अब इसको हमें अगर बैलेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? या तो मैं भी दारू पीने लग जाऊं,
या तो मैं भी अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाऊं तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड अपना एटीट्यूड अल्कोहल की तरफ चेंज करके नेगेटिव कर ले कि ठीक है यार, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड कह रही है दैट इज करेक्ट, मुझे अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, इट इज हैम्परिंग माय हेल्थ, तो वो अल्कोहल पीना छोड़ दे। तो यहाँ पे फिर बैलेंस की स्टेट अटेन हो जाएगी। या फिर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्ती तोड़ दूं, तो यहाँ पे भी फिर स्टेट ऑफ बैलेंस अटेन हो जाएगी। तो ये पॉसिबल चीजें हो सकती है या फिर चेंजेस हम ला सकते हैं एक स्टेट ऑफ बैलेंस अटेन करने के लिए। क्योंकि जब तक हम स्टेट ऑफ बैलेंस नहीं अटेन करेंगे तब तक हमें बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमारे रिलेशनशिप्स हैम्पर हो जाते हैं, हमारे आसपास की जो चीजें हो रही है उन पे भी फर्क पड़ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इम्बैलेंस से बैलेंस की स्टेट में आए। दैट इज फ्रिट्ज हाइडर की थ्योरी। देन हम आ जाते कॉग्निटिव डिसोनेंस जो लियोन फेस्टिंगर ने दी थी। अब इन्होंने बात करी थी कि जो कॉग्निशन है, मतलब जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमेशा कॉन्सोनेंट होने चाहिए, मतलब लॉजिकली अलाइन होने चाहिए। बट अगर ये जो थॉट्स है वो डिसोनेंट होंगे, मतलब लॉजिकली अलाइन नहीं होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, तो हमें एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग फील होने लग जाती है एंड उससे लाइफ बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग हो जाएगी एंड हमें अच्छा फील नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पता है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, उसको ये बात पता है, बट फिर भी वो बंदा स्मोक कर रहा है, तो ये तो बहुत ऑपोजिट चीज है ना, कि हमें पता है कि स्मोकिंग मेरे लिए बुरी है बट फिर भी मैं स्मोक कर रहा हूँ। सो दैट इज अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इसमें क्या करेंगे, या तो हम ये कहें कि ठीक है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, आई शुड स्टॉप स्मोकिंग, ये एक हो गया रैशनल अप्रोच ऑफ सीइंग दिस। बट कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, जो वो बहुत ही ज्यादा लाइक रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहेंगे यार मेरे दादू भी स्मोक करा करते थे एंड ही लिव्ड टिल लाइक 90, तो स्मोकिंग में भी इतनी भी खराब नहीं है मेरी हेल्थ के लिए, तो मैं पी लेता हूँ। तो उन्होंने अपना वो स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ को चेंज करके ये कर दिया कि बिकॉज माई ग्रैंडफादर लिव्ड टिल लाइक 90 years ओल्ड, इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग इतनी खराब नहीं है मेरे हेल्थ के लिए। तो ऐसे हम थॉट्स चेंज कर सकते हैं। Then we have two-step concept which is given by SM Mohsin. इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की बात करी थी। इन्होंने बात करी थी टारगेट एंड सोर्स की। टारगेट क्या है, जिसका एटीट्यूड हमें चेंज करना है, एंड सोर्स क्या है, जिसके थ्रू एटीट्यूड चेंज होएगा। तो उन्होंने बात करी कि आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जैसे मैं टारगेट हूँ एंड सोर्स लेट्स से कोई फिल्म स्टार है, तो हमारे बीच में पहले आइडेंटिफिकेशन होगी कि मैं उस एक्टर को, उस स्टार को, बॉलीवुड स्टार जो भी है, हीरो है, उसको पसंद करूंगी। एंड उसका बॉलीवुड जो हीरो है, लेट्स से शाहरुख खान है, वो अपने फैंस को बहुत पसंद करता है, तो एक एसोसिएशन, एक पॉजिटिव हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा कि आई लाइक शाहरुख खान एज एन एक्टर एंड शाहरुख खान अपने सारे फैंस को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, राइट। सो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या आएगा, शाहरुख खान कोई ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, शाहरुख खान कोई ऐसा बिहेवियर करेगा, लेट्स से शाहरुख खान पहले कोक को प्रमोट करता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कोक को प्रमोट करता है शाहरुख खान, और शाहरुख खान को देख के मैं भी कोक पीने लग जाती हूँ, बिकॉज मेरा और शाहरुख खान, मुझे तो ये लगता है ना कि यार शाहरुख खान तो मेरा रोल मॉडल है, वो जो भी करेगा सही करेगा। तो शाहरुख खान कोक पी रहे हैं, मैं उसको देख के कोक पीने लग जाती हूँ। बट फिर वन फाइन डे शाहरुख खान को ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं अपने फैंस के साथ गलत कर रहा हूँ, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक पीना, कोक पीना, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। So let me go out and put a tweet or put an Instagram post कि one should like avoid having soft drinks. तो मैंने जब ये इंस्टाग्राम पोस्ट या ट्वीट देखी शाहरुख खान की, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज करा है, उन्होंने ये डाला है कि ये नहीं करना चाहिए, तो मैं भी वो छोड़ दूंगी करना, क्योंकि मुझे लगेगा कि जो मेरा रोल मॉडल है, जो मेरा फेवरेट एक्टर कर रहा है, मुझे वैसे ही करना है। सो दैट इज टू स्टेप कॉन्सेप्ट कि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और कोई वो बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो बिहेवियर चेंज कर लेगा एंड उसको देख के हम भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। दिस इज टू स्टेप कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय SM Mohsin। देन कमिंग टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चेंज, तो जैसे हमने फैक्टर्स की बात करी थी एटीट्यूड फॉर्मेशन में, वैसे ही चेंज करने में, एटीट्यूड चेंज करने के लिए भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स है। पहला इज एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स। एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, इसमें हम बात कर रहे हैं वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी, इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव, सिंपल एंड पेरिफेरल एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज देन नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रल वंस। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉजिटिव जो एटीट्यूड्स होंगे वो इजीली चेंज हो जाते हैं, सिंपल एटीट्यूड्स इजीली चेंज हो जाएंगे, पेरिफेरल का मतलब
कि जो सेंट्रल नहीं है वो इजीली चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से ये हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। अगर कोई इंसान हमें अच्छा लगता है, बट कोई आके हमें बता देता है कि यार यार तुझे पता है इसने ना ये करा था, ये तो ऐसा है, ये तो तेरे बारे में बिच कर रहा था, ये तो तेरे बारे में बुरा बोल रहा था। जस्ट बिकॉज हमने हमें किसी ने कह दिया कि वो इंसान ऐसा कर रहा था, विदाउट इवन वेरीफाइंग हमें लगेगा कि नहीं ये इंसान तो घटिया है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना बहुत ईजी है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है और वो आके आपको दूसरा इंसान कोई आपके आपको आके कह दे कि अरे यार नहीं है वो इंसान ना बहुत अच्छा है, दैट पर्सन इज वेरी हेल्पफुल, आप फिर भी वो बात नहीं मानोगे, आपको लगेगा नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, वो तो इंसान बहुत ही खराब है। सो पॉजिटिव को इजीली हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। देन वी हैव कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। कॉन्ग्रुएंट चेंज का क्या मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव है ना एटीट्यूड तो हम उसको और पॉजिटिव बना रहे हैं, या फिर नेगेटिव है तो हम उसको और नेगेटिव बना रहे हैं। दिस इज कॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट क्या होगा कि हमने पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया। अब इसका क्या एग्जाम्पल है कि अगर आपको आपकी क्लास टीचर पसंद है, ठीक है, यू लाइक योर क्लास टीचर, बट उसके अलावा मतलब आपको अपनी क्लास टीचर पसंद है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट आपको आके आपके किसी फ्रेंड ने बता दिया कि अरे यार मैम ना तुम्हारी बहुत प्रेज कर रही थी, तो उसके बाद आपको वो टीचर और पसंद आने लग जाएगी, आपको वो टीचर और अच्छी लगने लग जाएगी। सो दैट इज कॉन्ग्रुएंट कि पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो गई। ना इनकॉन्ग्रुएंट में क्या आएगा कि अगर आपको आपकी क्लास टीचर पसंद है, बहुत पसंद है आपको अपनी क्लास टीचर, बट आपके किसी दोस्त ने आके आपको बता दिया कि अरे यार मैम ना तेरे बारे में बोल रही थी कि पलक ना अच्छा नहीं करती, उसके हर बार मार्क्स कम आते हैं, उसको पढ़ना नहीं आता, शी इज नॉट दैट सिंसियर एंड नॉट दैट स्टफ। सो ऑल्दो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव था मैम को लेके, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग अब वो नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट कि पॉजिटिव से नेगेटिव आना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना। तो यहाँ पे ये बात है कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव लाइक कॉन्ग्रुएंट चेंजेस ज्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस। फिर हम आ जाते हैं सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सोर्स क्या है जिसके थ्रू हम एटीट्यूड चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लेट्स से अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो यू विल प्रेफर कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई कंप्यूटर इंजीनियर जिसने कंप्यूटर की उसको अच्छी खासी नॉलेज है उससे मैं जाके पूछूं कि ये लैपटॉप अच्छा है या नहीं अच्छा है। वेराज अगर आप देखोगे जितने भी लेट्स से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आप देख लोगे, माजा की जो एडवर्टाइजमेंट होती है आलिया भट्ट करती है, फिर जितने भी आपकी कटरीना कैफ भी करती थी एक टाइम पे। सो दैट इज अट्रैक्टिवनेस का फैक्टर। यू गेट समवन हु इज पॉपुलर, हु इज वेरी प्रिटी, हु इज वेरी ब्यूटीफुल टू प्रमोट योर थिंग, टू प्रमोट एन ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। तो आप बहुत बारी देखोगे कि बहुत बड़े बड़े मॉडल्स को, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करा जाता है टू प्रमोट समथिंग। एंड वहां पे क्या एस्पेक्ट होता है, यूज होता है अट्रैक्टिवनेस। एंड लोग उनको देख के कि अरे यार आलिया भट्ट माजा पी रही है मैं भी पी लेती हूँ, उसको लेके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं and वो माजा खरीद लेते हैं। सो दैट इज अट्रैक्टिवनेस। देन हमारे पास मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैसेज का क्या मतलब है कि कैसे इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करी जा रही है, फिर कैसे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी जा रही है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती है, अगेन रैशनल एंड इमोशनल। रैशनल का क्या मतलब होता है कि हमें बहुत ही लॉजिकल सेंस में बात करी जा रही है कि वो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है तो हम उसके स्टेटिस्टिक्स दे देंगे कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगी तो उसका उसका ये इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट के लिए, ये है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड बहुत ही स्टेटिस्टिकल वे में हम सारी चीजें मैथमेटिकल वे में समझा देंगे। बट इमोशनल क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ रही है, इससे बहुत लोगों की डेथ हो सकती है, तो मे बी आपकी फैमिली की भी डेथ हो जाए इसके चक्कर में, तो इट्स बेटर कि आप अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन जो है उसको रिड्यूस कर लो। सो ये दो वेज हो सकते हैं जैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर इसमें मतलब उसकी भी बात आती है, मोड की भी बात आ रही है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो। तो ये देखा गया है यूजुअली कि अगर फेस टू फेस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन या ये वर्चुअल चीजें। देन लास्टली वी हैव टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैं जैसे टारगेट हूँ उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगी। पहला, पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम और मोर परसुएसिबल पर्सनालिटीज चेंज मोर इजीली। तो जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, अगर किसी इंसान का सेल्फ एस्टीम बहुत कम है ना तो उसका खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत कम होएगा। तो अगर उसका कोई भी एटीट्यूड होएगा दूसरा बंदा आके उसको क्वेश्चन कर देगा ना तो उसको लगेगा कि अरे यार मे बी मैं ही गलत सोच रहा हूँ।
तो उसके चक्कर में वो बंदा अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगा, ठीक है। एंड परसीवेबल का मतलब यही होगा कि कितनी जल्दी वो बात मान जाता है, कितनी जल्दी वो दूसरों की बात में आ जाता है। अगर वो इजीली दूसरों की बात में आ जाता है तो एटीट्यूड ऐसे चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस का भी एक इसमें एस्पेक्ट है कि जो लोग, अब ये टू वे स्ट्रीट है इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत ओपन टू आइडियाज भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो रिजिड भी हो सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ और मेरे आगे कोई नहीं है। तो दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या तो हाईली इंटेलिजेंट पीपल बहुत इजीली अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, या फिर वो अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर मूविंग अहेड, मैं बस यही बताना चाहूंगी, बोर्ड एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन एंड इफ यू नीड हेल्प विद एनी काइंड ऑफ नोट्स ह्यूमैनिटीज के, यू विल फाइंड इट ऑन आवर वेबसाइट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज प्लीज चेक इट आउट, दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप, मतलब जो हमारा एटीट्यूड है और जो हमारा बिहेवियर है, क्या वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कि जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर में क्या दिखता है हमेशा। अब अगर हम देखें कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तभी होएगी जब कुछ क्राइटेरिया टिक ऑफ होते हैं। पहला, द एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रल। सेंट्रल की बात वही आ गई कि जितना सेंट्रली हेल्थ एटीट्यूड होएगा वो उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बाकी सारे एटीट्यूड्स पे भी। तो सेंट्रल होना इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल है एटीट्यूड तो वो बिहेवियर पे वैसे ही इन्फ्लुएंस करेगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सेकेंड, द पर्सन इज अवेयर ऑफ इट। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बारे में बंदे को पता ही नहीं, अगर उसको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो उसका एटीट्यूड बिहेवियर में कैसे ट्रांसलेट होएगा। सो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर। अगर मुझे बाहर से लोग फोर्स करते रहेंगे, लेट्स से मेरा एटीट्यूड किसी चीज को लेके अरेंज मैरिजेस को लेके बहुत नेगेटिव है, बट मेरे फैमिली वाले मुझे फोर्स करी जा रहे हैं कि नहीं आपको तो अरेंज मैरिज ही करनी है एंड इसके चक्कर में मैं अरेंज मैरिज कर लेती हूँ। सो दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो वो एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेंगे एंड द बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय एनीवन। अगर हमें ये लगता है ना कि यार कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। हम एक एक स्टेप को बहुत नाप नाप के करते हैं। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए यही होना चाहिए कि हमें ये ना लगे कोई हमें देख रहा है, कोई हमें कॉन्स्टेंटली वैल्यूएट कर रहा है, हमारी हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। अब है इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्टडी है, लापियर ने, रिचर्ड लापियर ने एक स्टडी करी थी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर दिखाने की। तो उन्होंने क्या करा था, यूएस एंड चाइना के जब रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे ना, तो उन्होंने एक चाइनीज कपल को यूएसए भेजा था। उन्होंने उस चाइनीज कपल को कहा था कि आपको होटल्स में जाना है और उनसे एक कमरा मांगना है एक दिन के लिए। सारे लाइक ऑलमोस्ट सारे होटल्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, उनको कमरा दे दिया था। बट उसके बाद जब रिचर्ड लापेर ने एक सर्वे भेजा, एक क्वेश्चनर भेजा होटल मैनेजर्स को कि क्या आप चाइनीज कपल को अपने होटल में रहने दोगे यूएस में, सबने, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने मना कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कभी कभार एटीट्यूड एंड बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं होती। हमारा एटीट्यूड तो चाइनीज कपल के जो सर्वे से पता चला कि जो यूएस की होटल मैनेजर्स थे उनका एटीट्यूड चाइनीज कपल को लेकर नेगेटिव था, बट जब वो उनके होटल पहुंचे उन्होंने उनको एक्सेप्ट करा, उन्होंने उनको कमरा भी प्रोवाइड करा, तो वो एटीट्यूड बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं हुआ। सो दैट इज इनकंसिस्टेंसी। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पैसे के चक्कर में एंड ऑल दैट स्टफ, बट यहाँ पे हमें इनकंसिस्टेंसी दिखती है बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देन वी हैव प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे हम प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो प्रेजुडिसेस क्या होते हैं? प्रेजुडिसेस आर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप। प्रेजुडिस नेगेटिव एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, बट यहाँ पे हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? ग्रुप। हम इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं। एक पूरे ग्रुप को, लेट्स से रेशियल ग्रुप हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर रेस के लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं, सो दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप। तो हम ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ग्रुप बच जाता है। एंड दे आर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? दे आर क्लस्टर ऑफ आइडियाज अबाउट ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टीरियोटाइप्स हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया, एक हिसाब से आप ये समझ सकते हो। स्टीरियोटाइप्स होता है कैसा हम परसीव कर रहे हैं उस ग्रुप को, कैसा हम सोच रहे हैं उस ग्रुप के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियरल कंपोनेंट हो जाता है कि कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं ग्रुप को। तो प्रेजुडिस आप मान सकते हो अफेक्टिव कंपोनेंट है कि कैसा हम फील कर रहे हैं उस ग्रुप के बारे में।
स्टीरियोटाइप हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट हो जाता है कि ऐसा हम सोच रहे हैं उस ग्रुप के बारे में, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट कि कैसा हम बिहेव कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट ग्रुप। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं प्रेजुडिस को सीखने के। पहला तो लर्निंग ही है, ये हम अपने घर पे देखते हैं, मीडिया से, कल्चरल नॉर्म से हम सीखते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड ये सारी चीजें। कि लेट्स से अगर मेरे घर पे हाउस हेल्प्स के बारे में, मतलब हाउस हेल्प्स को अपने से अलग समझा जाता है, तो वो भी मैं सीख लूंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज लर्निंग प्रेजुडिसेस थ्रू लर्निंग। सोशल आइडेंटिटी होता है। सोशल आइडेंटिटी क्योंकि हम ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, और मुझे अगर ये लगेगा कि मेरा जो ग्रुप है वो ही सुपीरियर है, बाकी सारे ग्रुप जो है वो बेकार है, तो भी मैं प्रेजुडिस लर्न कर लूंगी, बिकॉज मुझे लगता है मेरा ग्रुप ही सब कुछ है, बाकी सारे ग्रुप तो बेकार ही है। सो दैट इज लर्निंग प्रेजुडिस थ्रू हैविंग अ लाइक स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी। देन हम आ जाते हैं स्केप गोटिंग पे। स्केप गोटिंग को अगर मतलब रफली ट्रांसलेट करा जाए तो दैट इज बलि का बकरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेजोरिटी ग्रुप होता है, कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, वो मेजोरिटी ग्रुप है, वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर मेजोरिटी को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका ब्लेम किस पे डाल देंगे, माइनॉरिटी पे। जो ग्रुप बहुत वीक है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिसके पास उतनी पावर नहीं है, तो मेजोरिटी ग्रुप है जिसके पास बहुत पावर है, बहुत पैसे, सब कुछ है, और उनके अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, उसका ब्लेम किस पे डाल देंगे, जो माइनॉरिटी है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, और जो अपने मतलब जो अगेंस्ट नहीं जा सकते मेजोरिटी के। सो दैट इज स्केपगोटिंग। तो लेट्स से अगर किसी के कोई बहुत ही अमीर आदमी है, एंड वो अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, एंड उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो डिप्रिशिएट हो गई, वो कम हो गई, तो क्या बोलेगा कि अच्छा यार यहाँ पे स्लम्स है ना, इसके चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई है। मे बी उसकी प्रॉपर्टी अंदर से ही खराब हो चुकी है, वो उस चीज को कंसिडर नहीं करेगा, बट वो ये बोलेगा कि नहीं, क्योंकि सामने स्लम्स है, इसके चक्कर में मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई। दैट इज स्केपगोटिंग। देन वी हैव कर्नल ऑफ ट्रूथ। कर्नल ऑफ ट्रूथ का क्या मतलब होता है, हम स्टीरियोटाइप्स या प्रेजुडिसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें हमारे पास कुछ उसके रिलेटेड एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टीरियोटाइप ये होता है कि वीमेन आर बैड ड्राइवर्स। ओके, वो हमने किस बेसिस पे बनाया है? क्योंकि मे बी 1%, मतलब 100 लोग, 100 विमेन है जो गाड़ियां चलाती है, उसमें से लेट्स से 5 विमेन ने कभी जाके एक्सीडेंट कर लिया। अब वो जो 5 लड़कियों ने एक्सीडेंट करा ना, उसके बेसिस पे जनरलाइजेशन बना लेते हैं कि अच्छा यार सारी लड़कियां एक्सीडेंट कर दिया, सारी लड़कियां बैड ड्राइवर्स है। सो दैट इज कर्नल ऑफ ट्रूथ। कि कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे हमें पूरा एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं उस टॉपिक को लेके, कि नहीं सबने ही, सारे ही ऐसे होंगे कि ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, ऑल तो सिर्फ 5 आउट ऑफ 100 ओनली 5 वुमेन ओनली हैव लाइक कमिटेड एक्सीडेंट्स। बट एट द सेम टाइम मेन भी तो करते हैं ना, बट हम उनके लिए नहीं बना रहे, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये स्टीरियोटाइप के प्रेजुडिस होल्ड कर रहे हैं। देन वी हैव सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब इसमें क्या होता है, तो टारगेट ग्रुप होता है ना, जैसे माइनॉरिटी वाला जो ग्रुप है, वो खुद वैसे बिहेव करने लग जाएगा जिसके चक्कर में प्रेजुडिस कंफर्म हो जाती है। तो इसका एक एग्जांपल ये होता है, मतलब ये बहुत बारी देखा गया है कि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बोला जाता है कि बॉयज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। अब इसमें क्या होता है कि मैथ्स में हमें लगता है कि यार लड़के ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, लड़के इतना अच्छा नहीं कर सकती, तो जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे लड़कों पे, कि उनको हम इम्प्रूव करें, क्योंकि लड़कियां तो इतना अच्छा कर ही नहीं गी। अब लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ केयर के चक्कर में, या फिर मे बी लैक ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द चाइल्ड साइड ऑल्सो, वो लड़की जो होएगी जिसपे इतना अटेंशन नहीं दिया जा रहा, इतना अच्छी तरीके से मैथ्स नहीं कर पा रही, वो फेल हो जाएगी। तो वो खुद का जो प्रेजुडिस उसके अराउंड है कि विमेन आर बैड एट मैथ्स, वो फिर से वो रिकन्फर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज दैट विमेन फेल्ड, जस्ट बिकॉज दैट गर्ल फेल्ड। बिकॉज हम भी वैसे एक्ट करने लग जाते हैं, हमें अगर बारी बारी कोई चीज बोली जाती है ना, अरे यार तू तो मैथ्स करनी अच्छी होगी नहीं, तू तो लड़की है, तू तो लड़की है, तू इतनी अच्छी नहीं होगी, तो मे बी हम ये इंटरनलाइज कर ले कि यार ठीक है, मे बी मैं सही में इतनी अच्छी नहीं हूँ, एंड मैं खुद एफर्ट्स ना डालने लगूँ, मैं खुद एफर्ट्स डालना छोड़ दूं, और मेरी टीचर्स भी मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई अटेंशन नहीं पे कर रही, जिसके चक्कर में मेरा मैथ्स का स्कोर डिप हो गया और मैं फेल ही हो गई। दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि जो हमारे अगेंस्ट प्रेजुडिस है हम उसको कंफर्म कर रहे हैं बाय द वे वी एक्ट। ठीक है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज है फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस, कि जो हम प्रेजुडिस बना रहे हैं उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट इज एजुकेशन, कि आप करेक्ट करो स्टीरियोटाइप्स को, कि जैसे
women are bad at maths, women are bad drivers. इसको करेक्ट करो कि ये किस बेसिस पे हमने stereotypes बनाए हैं. Just because 5% of the women have like had an accident, हम ये कह रहे हैं all women are bad drivers. No, that is not the case. तो उसको करेक्ट करो, उसको ठीक करो. फिर इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट बढ़ाओ. जैसे हमने बात करी थी, प्रेजुडिस एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में होता है एंड वो मेजरली तभी होता है जब हमारी सोशल आइडेंटिटी या फिर हमें लगता है कि हमारा जो ग्रुप है वो सुपीरियर है, इस चक्कर में होता है. तो ये जो सुपीरियर इन्फीरियर का क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको कम करो. ये कैसे कम होएगा? थ्रू इंटरेक्शंस, थ्रू कॉन्टैक्ट. तो हमें दोनों ग्रुप्स को साथ में बिठाना है, उनसे बातचीत करवानी है ताकि वो समझ पाए कि उनके प्लस पॉइंट्स क्या है, हमारे प्लस पॉइंट्स क्या है, उनके माइनस क्या, हमारे माइनस क्या, और साथ में काम कर सके. एंड लास्टली हमारा फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे एंड नॉट ऑन सोशल आइडेंटिटी दैट मच. हमें इंसानों को एज इंडिविजुअल्स देखना चाहिए, नॉट एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. ये अब बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मतलब हम इंडिया में भी देखते हैं, वैसे भी है कि जितने भी, मतलब नो ऑफेंस, कुछ ऐसा नहीं है, बट यही है कि हम ये एसोसिएट करते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो टेररिस्ट से एसोसिएट करे जाते हैं. दैट इज रॉन्ग. अच्छा ठीक है, हर रिलीजन में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो बुरी चीज कर रहा है, बट हम पूरे रिलीजन को थोड़ी हम ब्लेम कर सकते हैं जस्ट बिकॉज एक जना उसमें से ऐसा कर रहा है. सो हमें इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना चाहिए इस एस्पेक्ट पे कि वो बंदा एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंसान कैसा है, रादर देन उसके ग्रुप में क्या चीजें हो रही है. मे बी उसका ग्रुप खराब हो बट वो इंसान अच्छा हो. तो हमें इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना चाहिए while forming attitude and not on the group, not on the social background they belong. ठीक है. विद दिस वी फिनिश द चैप्टर. आई होप सब कुछ समझ आया हुए. अगर कुछ नहीं समझ आया, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी. डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है. डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे. पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं.